नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत की यह फिर से नई क्लास है। आज यह 15वीं क्लास है। आज हम इसमें स्वतंत्रता तक का जो भी प्रक्रम है उसको कवर कर लेंगे। साथ ही कुछ अन्य तथ्य भी जो जैसे समितियां वगैरह वो भी मैं कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में। इसके बाद आधुनिक भारत की केवल एक ही वीडियो आएगी, कल आएगी वो। उसमें हम जो भी शिक्षा व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार के दौरान या फिर जो भी ज़मींदारी व्यवस्था थी, जैसे हम ज़मींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब पढ़ते हैं। इन सब को कवर करते हुए मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा। फिर हमारा आधुनिक भारत कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब इसके बाद हम जो स्टार्टिंग वाला भाग है, जो ब्रिटिश का आगमन, डच, पोर्टुगीज़, डेनिश, इन सभी को बाद में कवर करेंगे जब हम अन्य सेगमेंट्स कवर कर लेंगे। जैसे पॉलिटी बची है हमारी थोड़ी अभी, फिर हमें भौतिक भूगोल भी कवर करना है, फिर वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज आने वाली है, वो भी प्रारंभ करने वाला हूँ। इन्वायरमेंट की वीडियो आनी है। जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है उनको कवर करेंगे, फिर हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे जो इसका पहला वाला भाग है। तो आप इसे ज़रूर से अपने अभी तक आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। प्राचीन भारत हमारी कंप्लीट है, मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट है, आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो ही गई है। तो आपका हिस्ट्री तो एक बेहतर तैयार हो ही चुका होगा अगर आप मेरे साथ रेगुलर बेस पर बने हैं तो, और याद भी कर ही रहे होंगे। तो ठीक है, क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको वही कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ। आज मैं मध्यकालीन भारत से कुछ प्रश्न आपको पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य को पकड़ते हैं। इसमें हमें कुछ विजयनगर साम्राज्य से ही कुछ प्रश्न मैं आपको पूछने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जो विजयनगर साम्राज्य का जब विघटन हुआ, हम पढ़ते हैं 1565 में बन्नी हट्टी का युद्ध पढ़ते हैं ना, राक्षस तगड़ी का। तो उसमें विजयनगर साम्राज्य की ओर से किसने युद्ध में भाग लिया था? पहली बात आपको ये बताना है, ठीक है। और दूसरा, हम एक आंध्र भोज या आंध्र पितामह नामक एक शासक को पढ़ते हैं जिसने आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह नामक उपाधि धारण की थी। तो वो कौन सा शासक था, ये भी बताना है। तीसरा प्रश्न है, हम विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश पढ़ते हैं, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। ये सीक्वेंस में ही यहाँ पहले। तो आपको मुझे ये बताना कि सबसे सर्वाधिक काल किसका था, सबसे अधिक किस वंश ने शासक किया? संगम, सालू, तुलु और अराविडु, इनमें से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, ये भी आपको मुझे बताना है। और अगला और अंतिम प्रश्न मैं पूछता हूँ कि हाँ, अगला प्रश्न ये है, चलिए हम एक शासक पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में जिसने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को अपने शासन में शामिल किया था। इसी विजयनगर साम्राज्य में एक शासक है जिसने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को अपने सैन्य शासन में शामिल किया था। तो उस शासक का भी आपको नाम लिखना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं नोट्स में यह कराया है, आप पहले उन्हें देखिए, फिर आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास को। तो जैसा कि हम पिछली बार कैबिनेट मिशन तक कवर कर चुके थे, आज उसी से आगे को हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है स्वतंत्रता एवं जो हम विभाजन देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक घोषणा देखने को मिलती है क्लीमेंट एटली के द्वारा। ये वही क्लीमेंट एटली है जिसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था। इस क्लीमेंट एटली ने, अब ये सारी तारीखें याद करनी है। पहली बात, घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। क्या घोषणा की? इसने कहा कि हम 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता देंगे। 30 जून 1948 को पहली डेट निर्धारित की गई और इसी ने यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। इससे पहले कौन था? वेवेल था ना, लेकिन इसने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया और 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हम 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता देंगे। ये पहली घोषणा है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाएगी अब, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर हम देखते हैं एक माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, अब इसमें माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डेट है खास है, ये डेट याद रखना। 3 जून 1947 को आई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा कि हम सत्ता हस्तांतरण यानी स्वतंत्रता देंगे कब? 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली। अब एग्जाम में ये प्रश्न बने कि क्लीमेंट एटली ने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता देंगे ये कहा, तो ये गलत बात है। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि हम 30 जून 1948 को देंगे। ये तो बाद में माउंटबेटन योजना है जिसने कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता देंगे। और स्वतंत्रता वही डोमिनियन स्टेट से देंगे कहा, जिसमें एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि हम डोमिनियन स्टेट्स को यहाँ पर स्वीकार क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम कह रहे हैं कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर दिया, लेकिन पिछले बार हम डोमिनियन स्टेटस को खारिज कर रहे थे ना। यहाँ पर इसका एक अलग महत्व है, मैं आपको भी बताऊँगा ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा? माउंटबेटन योजना देखी जो 3 जून 1947 को आई थी। इसमें माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की डेट निर्धारित की और भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश बनेंगे कहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। पहली बात तो ये डोमिनियन स्टेट से पहली बात आपको समझ आता है कि हम सारे कानून अपने बनाएंगे, लेकिन हमारा प्रमुख ब्रिटेन का ही होगा।
ये इसलिए स्वीकारा क्योंकि अभी हमारे पास कोई संविधान तो है ही नहीं ना, हम तो हमारा प्रमुख कैसे निर्वाचित होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने कहा कि चलो हम एक संविधान बनाते हैं, और जब तक हम अपना लीडर नहीं चुनेंगे, गणतंत्रात्मक रूप से राष्ट्रपति का पद जो अभी है वो नहीं चुन पाते हैं, तब तक डोमिनेंट स्टेट से हमें चल जाएगा, ऐसा हमने कहा था। ठीक है, चलिए फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिससे हमें स्वतंत्रता मिलती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इससे भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी गई। एक पाकिस्तान, इससे भारत सचिव का पद समाप्त हुआ। अब ये खास क्यों है पता है? पहली बात, आपको कोई रिकॉल कर पा रहा है यहाँ पर कि भारत सचिव का पद कब गठित किया गया था? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, उसमें भारत सचिव का पद बनाया गया और उसकी एक परिषद भी बनाई गई थी 15 सदस्यीय। फिर हम पढ़ते हैं कि जो उसकी 15 सदस्यीय परिषद थी भारत सचिव की, वो तो 1935 के एक्ट से समाप्त हो गई, लेकिन भारत सचिव का पद समाप्त हुआ भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 से। याद रखना इसे। और क्या कहा गया है कि इसमें कि जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक भारत शासन एक्ट, ये 1945 नहीं, 1935 का एक्ट है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से हम शासन करेंगे, ऐसा कहा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली, भारत सचिव का पद समाप्त हुआ और संविधान बनने तक भारत का शासन 1935 के एक्ट से चलाया गया। फिर हम देखते हैं भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमें पता है यहाँ ढेर सारी रियासतें थीं, तो उनका एकीकरण करना प्रमुख बन गया था। तो अब इसको देखते हैं हम थोड़ा, जो खास बात है रियासतों का एकीकरण। पहली बात, यहाँ कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतें थी। अब कहीं पर 565 लिखा मिलेगा आपको, कहीं पर 560 लिखा मिलेगा, तो एग्जाम में बनने वाला भी नहीं है कि कितनी रियासतें थी। बस आप एक रफ फिगर याद रखें, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ 562 है, तो अब मैं आपको 562 बता रहा हूँ। 562 रियासत। इनके एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? एक तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, और साथ में उनके जो सलाहकार थे वीपी मेनन जी। इन दोनों को, इन रियासतों के एकीकरण में प्रमुख व्यक्तित्व माना जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी ने इन रियासतों का एकीकरण किया। अब अधिकांश रियासतें तो मान गई थी, एकीकृत हो गई थी भारत में, लेकिन 3 रियासतें थी जो आनाकानी कर रही थी। 3 रियासतें थी जो आनाकानी कर रही थी, तो उन्हें कैसे मिलाया ये आपको जानना है। एक थी जूनागढ़ गुजरात में, एक हुआ हैदराबाद, और एक है जम्मू कश्मीर। तो जो जूनागढ़ है उसका तो किया गया जनमत संग्रह से किया गया विलय। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से किया गया विलय, जो 13 से 18 सितंबर 1948 के बीच में हुई, और नवंबर 1949 में हैदराबाद को मिलाया गया भारत में। और जम्मू और कश्मीर में हुआ विलय पत्र से। वहाँ के राजा हरि सिंह हम पढ़ते हैं, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वह भारत में शामिल हो गया। ये डेट याद रखना। तो 3 रियासतों में से जूनागढ़ को तो मिलाया जनमत संग्रह से, प्लेबिसाइड से। हैदराबाद को मिलाया पुलिस कार्रवाई से, जो कि 5 दिन तक चली, 13 से 18 सितंबर 1948 तक, और नवंबर 1949 में ये भारत में शामिल हो गई। जम्मू और कश्मीर को मिलाया विलय पत्र से, तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हो गया था उसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ के कुछ आयोग। ये आयोग खास हैं, सारे याद रखना, मैंने महत्वपूर्ण वाले ही लिखे हैं यहाँ पर। पहली बात है, पहला आयोग है जिसका नाम है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति। ठीक है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति। ये क्यों खास है? जो बारदोली में हम सत्याग्रह पढ़ते हैं ना, जहाँ वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी, हमने पढ़ा है ना वो पीछे, तो उसमें अब उन्होंने कहा था कि लगान अनुचित है, तो उस लगान की अनुचित दरों की जांच करने के लिए जो आयोग बना वो है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। तो मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग बारदोली में लगान की जाँच हेतु, अब ये याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह से जुड़ा है ये मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति। फिर हम पढ़ते हैं एक वेलवी आयोग। ये भी जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो इस धन निष्कासन के सिद्धांत पर इस वेलवी आयोग ने दादा भाई नौरोजी के साथ बहस की कि ठीक है, गलत है, क्या है। बस इतना याद रखो कि धन निष्कासन के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी से बहस किस आयोग ने की? वेलवी आयोग ने की। फिर हम पढ़ते हैं एक विटिले आयोग। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसे शाही श्रम आयोग कहते हैं। मतलब इसने भारत में जो श्रम की स्थिति थी, बागानों की जो स्थिति थी, वहाँ के मजदूरों की जो स्थिति, उसके बारे में विचार विमर्श किया था। तो विटिले आयोग शाही श्रम आयोग कहलाता है। फिर अगला आयोग है क्लाइड आयोग। क्लाइड आयोग ये कब गठित हुआ? ये जो तेभागा आंदोलन हुआ था ना बंगाल में 1940 के आसपास, उसके तहत ये गठित किया गया। तो तेभागा आंदोलन में जो बटाईदारों की मांग थी कि हमें 2/3 हिस्सा हमें मिले, तो उसको इसने सही ठहराया। क्लाइड आयोग ने जो तेभागा आंदोलन से संबंधित है ये याद रखिए, बंगाल में हुआ था, ये याद रखिए। इसने 2/3 हिस्सा देना चाहिए बटाईदारों को, ऐसा कहा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत में जो प्रमुख अकाल आयोग है। भारत में
ब्रिटिश काल में जो भारत में बेहद सारे फेमाइन आते हैं, क्योंकि नीतियाँ ही वैसी ही थी, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था, यहाँ के लिए कुछ बचाया ही नहीं गया, तो यहाँ अकाल की स्थिति आ गई थी। तो यहाँ कौन कौन से आयोग आए जो अकाल आयोग है, नाम याद रखने। 4 नाम महत्वपूर्ण हैं और इनसे लगातार प्रश्न बनते हैं। एक है स्मिथ आयोग, एक है कैंपबेल आयोग, एक है स्ट्रेची आयोग और एक है लॉयल आयोग। ये 4 नाम याद रखने हैं। भारत में अकाल आयोग है, स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग और लॉयल आयोग। स्मिथ, कैंपबेल, स्ट्रेची और लॉयल आयोग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या कार्रवाइयाँ हुई थी। आगे की कार्रवाई की बात करें तो अब हम देखते हैं जो संवैधानिक एवं प्रशासनिक और न्यायिक विकास कैसे हुआ भारत में। बशर्ते हम ये पढ़ चुके हैं अलग जगह, जो तथ्य छूटे थे वो मैंने यहाँ पर शामिल किए। हमने सारे चार्टर्ड एक्ट, पहले हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे ब्रिटिश सत्ता ने पूर्णतः भारत पर जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ कब्जा कर लिया था। फिर हम देखते हैं उसी बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को, अब ये डेट याद रखनी, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी याद रखना है, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव वो शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर के युद्ध में भी शुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ लड़ा था, कि इन तीनों का गुट था हाँ ब्रिटिश के खिलाफ। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई ये संधि। इसमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार थे वो ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। इतना तो सबको पता होगा, लेकिन मैंने ये 2 बातें शामिल करने के लिए इस पूरे प्रक्रम को यहाँ पर लिखा है। इसमें 2 दीवान नियुक्त किए गए, एक बंगाल का दीवान और एक बिहार का दीवान। तो बंगाल का दीवान था मोहम्मद रजा खां, बिहार का दीवान था राजा सिताब। अब इस 2 फैक्ट को ही लिखने के लिए मैंने ये पूरा लिखा है, तो इसलिए आपको इनकी महत्ता समझ आनी चाहिए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। इससे बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गए। बंगाल का दीवान कौन बना? मोहम्मद रजा खां। और बिहार का दीवान कौन बना? राजा सिताब। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ सिविल सेवाओं का विकास। सिविल सर्विसेज जो आज देखते हैं आप, उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में जो सिविल सेवा है उसका जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यह पहला गवर्नर था जिसने सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को, ये मुझे आप बताना। ठीक है, तो सिविल सेवाओं का विकास कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर हम देखते हैं एक फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ? कलकत्ता में। किसने? लॉर्ड वेलेजी ने। कब? 1800। ये याद रखना है। ये भी जो ब्रिटेन के सिविल सेवक थे ना, उन्हें भारत में प्रशासन करना होता था, तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। तो 1800 में वेलेजी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फिर हम देखते हैं 1863 में जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, उन्होंने ICS में सफलता प्राप्त की और ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है उसमें चयन प्राप्त किया और ऐसे वो प्रथम भारतीय बने थे। अब आपको 2 समितियाँ याद रखनी है यहाँ पर। एक है एचिसन समिति जो 1886 में गठित हुई लोक सेवाओं में सुधार हेतु, और एक है ली आयोग जो 1924 में गठित हुआ लोक सेवाओं में सुधार हेतु। अब ये जब बनेंगे एग्जाम में तो रैंडम लगेंगे ही अगर नहीं पढ़ा होगा तो एचिसन समिति और ली आयोग पढ़ने हैं आपको। सिविल सर्विसेज से जुड़ा था, लोक सेवाओं से जुड़ा था। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बंगाल में द्वैध शासन। हमें पता है जब इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिले थे ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ द्वैध शासन चलाया। तभी तो हमने देखा 2 दीवान, क्योंकि राजस्व वसूलने का काम तो ये करते थे अंग्रेज लोग, और दीवानी काम के लिए उन्होंने वो 2 नियुक्त कर दिए थे। तो 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला, यानी प्रशासनिक काम तो ये दीवान करता था जो राजा सिताब रॉय और मोहम्मद रजा खां पड़े, और भू राजस्व का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। मतलब ये केवल वसूलेंगे, बाकी सब काम करो इन्हें कहा गया। तो ये तो द्वैध शासन किसने चलाया बंगाल में? पहले रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। लेकिन बाद में जब 1772-73 भी लिख सकते हो इसे, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बना ना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो उसने इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब एक अन्य सब महत्वपूर्ण समिति, क्योंकि इतने एग्जाम्स में पूछी गई है, बटलर समिति, UPSC से लेकर समूह ग के सभी एग्जाम्स में आई है। तो बटलर समिति आपको याद रखनी है, ये देशी रियासतों के संबंध में बनी थी, यानी ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए उस पर यह समिति गठित की गई थी, बटलर समिति। ठीक है, चलिए अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में सर्वप्रथम आज है स्वतंत्रता एवं विभाजन। क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई। इसने कहा
कि 30 जून 1948 के दिन हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे कहा, और इसने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। फिर हमने माउंटबेटन योजना पढ़ी जो 3 जून 1947 को आई। इसने कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण करेंगे, 2 डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। फिर हमने भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ा 1947 का। इसमें भारत पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी गई। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और संविधान बनने तक भारत शासन एक्ट जो 1935 का है उससे शासन करेंगे ऐसा कहा था। ठीक है। फिर हमने रियासतों का एकीकरण देखा। 562 रियासतें थी जिनमें एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी ने। इनमें 3 रियासतें थी जिन्होंने आनाकानी की। एक तो जूनागढ़ हो गया, फिर जिसे मिलाया गया जनमत संग्रह से। हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्रवाई से। 13 से 18 सितंबर 1948 के बीच हुई और नवंबर 1949 में इसका विलय किया गया। और जम्मू और कश्मीर को मिलाया गया विलय पत्र से 26 अक्टूबर 1947 को। फिर हमने कुछ समितियां देखी जैसे मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति जो बारदोली में लगान दरों की जांच हेतु गठित की गई थी। वेलवी आयोग जो धन निष्कासन के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी से बहस करने के लिए बनाई गई थी। विटिले आयोग जो शाही श्रम आयोग है यानी श्रम बागानों के संबंध में बनाई गई थी। फिर क्लाइड आयोग जो तेभागा आंदोलन के संबंध में बनाई गई थी जिसने सिफारिश की कि तेभागा आंदोलन में 2/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। फिर हमने भारत में कुछ अकाल आयोग पढ़े जैसे स्मिथ समिति, कैंपबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग और लॉयल आयोग। फिर हमने देखा कुछ संवैधानिक और प्रशासनिक न्यायिक विकास। हमने देखा इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इससे बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गए थे। फिर इसमें बंगाल का दीवान बना मोहम्मद रजा खां, बिहार के दीवान बने राजा सिताब रोय। फिर हमने सिविल सेवाओं का विकास देखा। हमने कहा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वही सिविल सेवाओं के जनक हैं भारत में। और 1800 में जो वेलेजली हैं उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। एचिसन समिति जो 1886 में लोक सेवाओं में सुधार हेतु। ली आयोग 1924 में लोक सेवाओं में सुधार हेतु। फिर 1765 से 1772 में बंगाल में द्वैत शासन चला। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1772 में यह द्वैत शासन समाप्त हुआ। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हमने एक बटलर समिति पढ़ी जो देसी रियासतों के संबंध में बनाई गई थी। तो ये आज की क्लास है। कल एक अंतिम क्लास और आएगी इस पर, तो आप अपने स्तर से इन्हें बनाते रहिए और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना कतई न भूलें और हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाएं अपने अन्य साथियों को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।